अगला जो महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार है वह हुआ है एमएसएमई को क्षेत्र को। क्योंकि बाकी आर्थिक सुधारों से पहले मैंने एमएसएमई को इसलिए लिया क्योंकि एमएसएमई के उद्योग साइज़ में तो छोटे होते हैं, लेकिन जो प्रभावित करते हैं वह बहुत बड़ी इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। तो इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यानी ये ढांचागत सुधार सरकार ने घोषणा की वह है एमएसएमई की परिभाषा। सरकार ने एमएसएमई यानी सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग का परिभाषा बदल दिया है। पहले अगर इसको हम देखें तो पहले जो सूक्ष्म यानी माइक्रो इंडस्ट्री में आती थी उसमें होता था 25 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस 25 लाख रुपये तक के इन्वेस्टमेंट को अब सरकार ने बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया। यानी 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट को अब सूक्ष्म यानी माइक्रो इंडस्ट्री के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा एक नया पैरामीटर इसमें जोड़ा है वह है टर्नओवर का, और सूक्ष्म उद्योग के लिए जो टर्नओवर रखा गया है वह है 5 करोड़ तक का। उसी तरह जो स्मॉल यानी लघु उद्योग हैं उनमें निवेश की जो सीमा है वह है 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़। मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए यानी मध्यम उद्यम के लिए जो निवेश की सीमा है अपर लिमिट है वह है 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। यानी इन कंपनियों को एक विस्तार का अवसर मिलेगा और बड़े साइज में होने के साथ साथ, क्योंकि जब इनका आकार बड़ा होगा, कई बार कंपनियों को ये डर रहता है कि अगर उनका आकार बढ़ गया तो जो एमएसएमई का फ़ायदा मिलने वाला है वह फ़ायदा उनको नहीं मिल पाएगा। उस डर को इस नए परिवर्तन से दूर किया गया है। इसके अलावा एक और परिवर्तन किया गया है इसमें, वह है सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी उत्पादन और सेवा। पहले उत्पादन के लिए अलग नियम लागू होते थे और सेवा से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए अलग नियम लागू होते थे। सरकार ने अब उसको ख़त्म कर दिया है। यानी आप या तो सेवा क्षेत्र में हो या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हो यानी उत्पादन क्षेत्र में हो, आप दोनों पे एक ही तरह का नियम लागू होगा, यानी दोनों की अलग अलग परिभाषा नहीं होगी। इसके अलावा 2 और परिवर्तन एमएसएमई को लेकर के सरकार ने किया है। स्पेशली जो ये परिवर्तन, जो पहला परिवर्तन है वह कोविड यानी कोरोना संकट के कारण जो कंपनियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, उससे जूझने में बहुत कारगर होगा। 3 लाख करोड़ के एक कोलेटरल फ्री लोन की बात कही है। यानी वे सारे एमएसएमई जिन्होंने लोन ले रखा है वह अतिरिक्त लोन बिना किसी अतिरिक्त नए गारंटी के, यानी कि बिना किसी नए कोलेटरल के बैंकों से जाकर के लोन ले सकते हैं। बैंक उनको मना नहीं कर सकते हैं। इससे जो एमएसएमईज हैं इस पूरे कोरोना संकट में जिनके पास पूंजी की एक समस्या आ गई है, उस पूंजी की समस्या से उनको निजात मिलेगा। उनके पास एक लिक्विडिटी की समस्या का समाधान होगा। एक और परिवर्तन किया है सरकार ने, जो 200 करोड़ तक का गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होता है यानी सरकारी खरीदारी होती है, उससे ग्लोबल टेंडर की आवश्यकता को ख़त्म कर दिया है। यानी अब 200 करोड़ तक के खरीदारी में अंतर्राष्ट्रीय निविदा नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय निविदा होने की वजह से जो शर्तें थीं वो शर्तें बदल जाती थी और जो छोटी कंपनियां, जो एमएसएमई कंपनी है, वह उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाती थी। क्योंकि शर्तें पूरा नहीं कर पाती थी इसीलिए वह इन निविदाओं में भाग नहीं ले पाती थी। लेकिन जब उसका अंतर्राष्ट्रीय निविदा यानी ग्लोबल टेंडर नहीं होगा तो ये कंपनियां उस निविदा में भाग ले पाएंगी। और चूँकि अंतर्राष्ट्रीय निविदा के कारण जो बड़ी कंपनियां आती थी वो बड़ी कंपनियां इस शर्त को भी पूरा करती हैं तो अभी इस टेंडर में भाग ले पाएंगी। यानी इस परिवर्तन से कोई बाहर नहीं होगा, बनिस्पत एमएसएमई कंपनियां जुड़ जाएंगी। यह एमएसएमई कंपनीज के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। अब हम बात करते हैं कोयला एवं खनन उद्योग की। कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला क्षेत्र से संबंधित यह अब तक का सबसे बड़ा सुधार
कहा जा सकता है। जब कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया उसके बाद से प्राइवेट कंपनियों को कमर्शियल माइनिंग की अनुमति नहीं थी, यानी कोयले खदानों का किसी भी निजी कंपनी द्वारा व्यवसायिक खनन नहीं किया जा सकता है। यानी कोयले का आप कोयला खनन करके आप खुले बाज़ार में उसको नहीं बेच सकते थे। यह अनुमति सिर्फ सरकारी कंपनियों की थी। प्राइवेट कंपनियां तभी कोयला के खदानों में खनन कर सकती थी यदि उनके पास बिजली घर या कोयला से जुड़े हुए कोई दूसरा उद्योग हो। लेकिन सरकार ने अब कोयले के ऊपर से गवर्नमेंट मोनोपोली यानी सरकारी एकाधिपत्य को ख़त्म करने का फैसला ले लिया है। अब कोयले का कमर्शियल माइनिंग यानी व्यावसायिक खनन की अनुमति दी जाएगी, यानी अब प्राइवेट कंपनियां भी आकर के कोयले का खनन करेंगी, उनको भी कोयले के खदान अलॉट किए जाएंगे। और सरकार ने तत्काल प्रभाव से 50 कोल ब्लॉकों को ऑक्शन के द्वारा, नीलामी के द्वारा प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने का फैसला किया है। क्योंकि भारत में कोयले का भंडारण तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उस स्तर का खनन नहीं हो पाता है, इसलिए भारी मात्रा में भारत अभी आयातित कोयले पर निर्भर है। यानी अपने उद्योगों को सप्लाई के लिए भारी मात्रा में भारत को ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कोयले का आयात करना पड़ रहा है। और एक बार जब इसको प्राइवेट कंपनियां आकर के कमर्शियल माइनिंग करने लगेंगी यानी व्यवसायिक खनन होने लगेगा तो इससे इस उद्योग को और विस्तार मिलने की संभावना है। इसी तरह से खनिज पदार्थों के जो खनन के लिए जो खनन उद्योग है उसमें भी एक बड़े ढांचागत सुधार की घोषणा की गई है। अभी खनिज पदार्थ का पता लगाने के लिए यानी एक्सप्लोरेशन के लिए अलग कंपनी आती है, फिर उसकी माइनिंग के लिए अलग आती है, प्रोडक्शन और उसकी मार्केटिंग के लिए अलग कंपनी आती है। तो उसकी जगह पे सरकार ने एक नए रिजीम के नए व्यवस्था की घोषणा की है। ये होगा एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग कम प्रोडक्शन रिजीम, यानी एक ही बार लाइसेंस लेकर एक ही कंपनी उसकी खनिज पदार्थ का एक्सप्लोरेशन भी करे यानी उसकी खोज भी करे, उसका खनन भी करे और प्रोडक्शन और मार्केटिंग भी करे। यह एक बहुत ही दूरगामी और महत्वपूर्ण फैसला है। उसी तरह से सरकार ने अब कैप्टिव और नॉन कैप्टिव जो खान है उसका भी अंतर खत्म करने का फैसला किया है। एक और परिवर्तन करते हुए सरकार ने बॉक्साइट माइनिंग और कोल ब्लॉक का संयुक्त नीलामी की घोषणा की है। क्योंकि आपको मालूम है कि बॉक्साइट, अगर किसी कंपनी को बॉक्साइट की खदान मिल गई और उसने बॉक्साइट का खनन शुरू कर दिया तो उससे संबंधित उद्योग के लिए यानी एल्युमिनियम अगर निकालना है बॉक्साइट से तो वहाँ पे कोल की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर उस कंपनी को कोल माइन नहीं मिला तो वह उत्पादन नहीं कर पाएगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने इस बार यह नई नीति लाई है कि अगर बॉक्साइट का माइन मिलेगा तो साथ में आपको कोल माइन भी मिल जाएगा। तो अब कंपनियां संयुक्त रूप से बॉक्साइट और कोल खदान एक साथ एक ही लाइसेंस में ले पाएंगे। Please subscribe to our YouTube channel Niti Post and press the bell icon to get the latest update.